नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ भाजपा के एक ऐसे नेता, एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो संगठन के शिल्पी माने जाते हैं, लगातार संगठन में कार्य करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे कि पार्टी को उस जगह से यहां तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका सच्चिदानंद उपासने जी का रहा है। हम उनसे आज बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बड़ी लंबी राजनीतिक यात्रा है आपकी, कई दशक हो गए राजनीति करते हुए। तब की भाजपा और अब की भाजपा में कितना फर्क देखते हैं आप? मूलतः तो मैं जनसंघ से काम करते हुए आया हूँ, तो स्वाभाविक है कि उस समय की जनसंघ और प्रारंभ की भाजपा छोटे स्वरूप में थी और पहले तो एक प्रकार का कांग्रेस का ही दबदबा रहा करता था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ने में, विचारधारा से जुड़ने में कहते थे कि ये दकियानुसी पार्टी है, ये हिंदूवादी पार्टी है। तो इस कारण से बहुत लोग जुड़ते नहीं थे इससे, घृणा की दृष्टि से भी देखते थे। हम लोग देखे हैं कि भी जनसंघ का समय, भारतीय जनता पार्टी का भी शुरू का समय जो है इसी प्रकार का था। एक वैचारिक आंदोलन को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा रही है। इसलिए संघर्ष पार्टी को बहुत करना पड़ा है, नेताओं को भी करना पड़ा है। तो अंतर तो है उस समय जो है। अब आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिल्कुल सही। तो स्वाभाविक है कि उस पार्टी से हर कोई जुड़ना चाहता है जिसकी विजय हो रही है। विजय के घोड़े पर हर कोई सवार होना चाहता है। बड़ी गंभीर बात आपने कही कि विजय के घोड़े पे सब कोई सवार होना चाहता है, लेकिन पहले दिन से पार्टी को सींचते हुए यहां तक पहुंचाना, कितना संघर्ष रहा इसमें? देखिए, त्याग, तपस्या, बलिदान ये कहते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। नींव का पत्थर ये भी कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हजारों लाखों लोगों ने नींव के पत्थर बनकर काम किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके काम किया। अपने घर की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता नहीं की, और यह केवल एक लक्ष्य लेकर कि मैं राष्ट्र के लिए समर्पित रूप से काम करूं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाऊं। जो बचपन में जब नारा लगाते थे कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा, बिल्कुल सही। रात को कभी सोचते थे कि यार नारा लगा रहे हैं जिस पार्टी के 2 भी सांसद नहीं है और हम नारा लगा रहे हैं देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो हंसी भी आती थी कि भाई कैसे अटल जी पर देश के नेता हो जाएंगे, ये तो एक दिवा स्वप्न है। लेकिन इसी पार्टी का एक जो सिद्धांत है, संकल्प लेकर चलना। तो भारतीय जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक संकल्प लेकर चलना, यही एक सिद्धांत है। जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करने में सभी लोग जुड़ जाते हैं। और यही कारण है कि जब नारा लगता है कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, लाल किले पर कमल निशान, ये जो नारे लगते थे, तो ये दिवा स्वप्न थे जरूर, लेकिन उसको असलियत में बदलने के लिए जैसे कहा कि कितने लोगों ने कुर्बानी दी, यानी सब प्रकार के जीवन ही समर्पित कर दिया। ऐसी ये पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अनेकों नींव के पत्थर हैं, अनेकों ने अपनी जानें कुर्बान की, अनेकों ने ये सोचा भी नहीं था कि कभी, यानी अनेक लोग तो ये नारा लगा लगा के चले गए, लेकिन वो देख नहीं पाए कि देश का नेता अटल बिहारी हो सकता है। या कभी लाल किले पर जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा भी नहीं हो पाया, और इस पीढ़ी ने देखा, जिस पीढ़ी ने उसको जिन्होंने सींचा वो देख नहीं पाया। लेकिन वृक्ष लगता है तो स्वाभाविक रूप से बड़ा होता है, तो फल खाने वाले दूसरे ही होते हैं, बीज लगाने वाला दूसरा होता है, फल खाने वाले दूसरे होते हैं। नींव के पत्थर को क्यों भुला दिया गया? जिस नींव पे, जिस आधार स्तंभ पे पार्टी टिकी है, उन लोगों को दरकिनार करने की दर्जनों सैकड़ों घटनाएं खबर हमारे सामने है। क्यों ऐसा हुआ? नहीं, देखिए, दरकिनार करना किसी की भावना नहीं होती है। माने हर कोई पार्टी की प्रॉपर्टी है। जो भी है, जिन्होंने इस यहाँ तक पहुँचाया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम, पद मिले या नहीं मिले, लेकिन उनका भाव जो है
क्योंकि उसको खड़ा इन्होंने किया है, जिन्होंने खड़ा किया है वो अपने घर को कभी ध्वस्त होने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि जिस घर को मैंने बनाया है वो और अच्छा बने, और अच्छा सुसज्जित हो। तो ये उसकी भावना रहती है। जिस परिवार को मैंने सींचा है वो परिवार बढ़े, ये भावना रहती है। इसलिए दरकिनार करने की कोई बात मेरे को तो नहीं लगती, क्योंकि एक समय रहता है जब आदमी उस समय उसकी तूती बोलती है, दूसरा समय आता है दूसरे की तूती बोलती है। तो ये निरंतर बहने वाला प्रवाह है। यहाँ तो आता है, आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन अंततः लक्ष्य लेकर चलते हैं, सभी एक हैं। और कहीं ना कहीं सबका उपयोग जो है, जब अवसर आता है तो सबका उपयोग होता है। एक विचारधारा को लेकर पार्टी शुरू हुई, आप उसके गवाह हैं, साक्षी है, आपने उस चीज को जिया है। आज वो विचारधारा कहीं समझौते की तरफ बढ़ गई है क्या? क्योंकि किसी भी विचारधारा से आने वाले को सर्वोच्च पद से नवाजा जा रहा बीजेपी के भीतर। उदाहरण हमारे सामने, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हेमंता बिस्व शर्मा असम के दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कई ऐसे नाम हैं। देखिए, मैं बहुत पीछे ले जाऊंगा आपको। जब जनसंघ में दरी बिछाने वाले नहीं रहते थे, टिकट लेने वाले नहीं रहते थे, बना कर टिकट देते थे कि यशवंतराव मेधावाले जी आप टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो, चंद्रशेखर साहू जी आप टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो। तो इस प्रकार से टिकट के लिए मनाना पड़ता था। तो पहले तो एक प्रकार से आज़ादी के बाद लगातार वर्षानुवर्ष जो है कांग्रेस का एक छत्र राज्य जो है पूरे देश में था, और सभी लोग कांग्रेसी थे। कोई जनसंघी कहलाना तो चंद लोगों के तकदीर में था। तो वो जो है वो धीरे धीरे जो कांग्रेस का पतन हुआ, एक वैचारिक आंदोलन की पार्टी थी, उसका पतन चालू हुआ, तो निश्चित रूप से लोग जाएंगे कहाँ? दूसरी पार्टी उनको दिखेगी कि भाई कौन सी मजबूत पार्टी है जिसमें हम जाकर जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। जिनके मन में कांग्रेस, पहले वो कांग्रेस नहीं थी, हम लोगों ने भी बचपन से कांग्रेस को देखा है। हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो जब कांग्रेस के नेता आते थे तो लाइन में खड़े होते थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो हम भी उन पर फूल बरसाते थे। तो इस प्रकार से उनके प्रति उस समय श्रद्धा थी। अब वो धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने चरित्र को ऐसा किया कि वो श्रद्धा तो और वो घृणा में बदल गई। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जब घृणा में बदल गई तो कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों रहेंगे लोग? और जो उसमें के अच्छे लोग हैं, जो आना चाहते हैं, जो नेतृत्व करता लोग हैं, बहुतायत तो मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी, मतदाता तो कांग्रेस के थे ना। जब हम कहते थे, यार हमको याद है जब हमारे पिताजी बालोद में जनसंघ का काम करते थे तो कभी होट बढ़ जाते थे तो फटाके फोड़ते थे कि भाई आज मैंने पहले पिछले बार 8,000 होट मिले, इस समय 10,000 मिल गए, तो 2,000 होट बढ़ गए, तो इसी में फटाके फोड़ते थे। दिल्ली में कोई पार्षद चुन के आता था, आकाशवाणी में आता था तो फटाके फोड़ते थे। यानी इतना भाव था कि भाई ये बढ़े कैसे। तो ये बढ़ता स्वरूप जो है ऐसे ही आया कि वैचारिक एक आंदोलन का पतन हुआ, तो दूसरा वैचारिक आंदोलन उसके स्थान पर स्थान लिया, इसलिए वो लोग आए। और उसमें जो अच्छे लोग हैं, जो आते हैं, जो नेतृत्व, आज जिनका नाम आप ले रहे हो, आज वो करके दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से काम करने वाला कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं कर रहा है जैसे इन लोग कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी छाप बना ली, एक वैचारिक आंदोलन को उन्होंने अंगीकार कर लिया, अपने में बहुत जल्दी अंगीकार कर लिया। तो वैसे लोगों की ज़रूरत भी होती है कि राजनीति में अच्छे लोग, ये कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस से आया है तो खराब ही होगा। कांग्रेस जो है वो गंदे पानी की नदी हो गई, उसमें से जो अच्छा पानी था वो निकल गया और अच्छा पानी भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो अच्छे लोग भाजपा में आते जा रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि त्याग, तपस्या, बलिदान की ये पार्टी थी। मौजूदा दौर में आपको लगता है कि कार्यकर्ता के मन में वही मनोभाव है जो आप लोगों के मन में था, पार्टी को सींचने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सामान्य सा पद न मिलने से आज के लोग विचलित हो जाते हैं। ये तो थोड़ी सी कमी जरूर आई है, क्योंकि क्या है कि पहले मैंने एक प्रक्रिया से लोग आते थे। जैसे मैं भी आया हूँ तो मैं संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, मैंने संघ के अनेक अनुसांगिक संगठनों में काम किया। तो वैचारिक रूप से काम करते करते मैं इतना परिपक्व हो गया कि मेरे को पद मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं रहती है कि मिलेगा तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने वैचारिक आंदोलन के लिए काम कर रहा हूँ, करते रहूँगा। तो आज क्या पार्टी बड़ी हो गई तो सारे लोग आ गए, तो हर कोई आने के बाद सबसे पहला मेरे को क्या मिलेगा ये भाव हो गया है ना। वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की।
नीचे स्तर से ऊपर तक हर कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो। परीक्षा भी हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा। आप यदि आपके सामने परीक्षा प्रश्न दिए जाते हैं तो जनसंघ की स्थापना किसने की, पहला अध्यक्ष कौन था, ये कौन था, वैचारिक आंदोलन क्या है, पंचनिष्ठाएं क्या है, प्रशिक्षण की एक जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उससे ठीक है सब लोग नहीं हो सकते, लेकिन अधिकांश लोग जो गंभीर हैं उस प्रशिक्षण से मजे हुए कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो रहे हैं। हमको धरातल पर भी दिख भी रहा है, जो नए नए कार्यकर्ता आए आज पार्टी के विभिन्न अच्छे पदों पर और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें से ही क्रीम निकलता है। जब मंथन होता है तब मक्खन निकलता है, मक्खन से ही जो है घी भी निकलता है। आपने कहा कि एक दिवस स्वप्न हुआ करता था कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। ये नारेबाजी जब आप लोग करते थे तो मन से एक भाव आता था कि कैसे होगा अटल जी देश के प्रधानमंत्री तक बने। कोई उनसे जुड़ा वाक्य आपको याद आ रहा हो जो बताना चाहे, उनके साथ का कोई संस्मरण? आप मेरे 2-3 वाक्य है अटल जी के साथ जो है। तो जब रायपुर में ही और दूसरे विचारधारा के व्यक्ति को टिकट दी जा रही थी तो उस समय मन में भाव था कि हम अपने पार्टी के विचारधारा की टिकट क्यों नहीं दी जा रही। मैं दिल्ली तक गया, दिल्ली गया तो वो उस दिन जो है वो कहीं विदेश गए हुए थे और उसी समय लौटने वाले थे, तो उनके बंगले पर मेरे को बिठा दिया गया कमरे में। और अटल जी आए, सूटकेस छोटी वाली अटैची उनके हाथ में थी, गए अंदर रखे और आके सामने बैठ गए, जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठ गए। बोले कैसे आया बताओ। तो मैं बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैं आया हूँ रायपुर से और ये टिकट जो है उसमें उनको दी जा रही है, उचित नहीं लगता मेरे को, अपने विचारधारा को देना चाहिए। अच्छा, बोले तुम्ही ने पोस्ट कार्ड लिखवाए बहुत सारे। तो बहुत पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था कि अटल जी को, तो वो बोले अच्छा तुमने पोस्ट कार्ड लिखवाया था, है ना। इतना त्वरित उन्होंने जवाब दिया। बोले ठीक है, कभी कभी राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं और समझौते के अंतर्गत कुछ टिकटें हमको देनी पड़ रही है तो देंगे। तुम काम करोगे कि नहीं करोगे? उनका प्रश्न ये था, तुम काम करोगे कि नहीं करोगे? मैं बोला मैं तो करूँगा ही, कहाँ जाऊँगा, आप जिसको टिकट देंगे, मेरे को पार्टी का काम करना है, मेरे को व्यक्तिगत काम तो करना नहीं है। ठीक है, बोले जाओ। वैसे ही मैं जब माताजी 2.5 साल की विधायक थी तो पार्टी ने निर्णय लिया था कि देश स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो जनता पार्टी भंग टूटी विभाजित हुई तो जनसंघ कोटे से जितने लोगों को टिकटें दी गई थी 2.5 साल में उनको रिपीट किया जाएगा, उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी। लेकिन स्थानीय यहाँ नेतृत्व जो है माताजी के ताई जी के टिकट काटने पर लगा हुआ था, तो उसकी जानकारी हमको हुई। तो मैं सीधा अटल जी के पास गया, अटल जी को बोला भाई कि ऐसे ऐसे है। माताजी ताई जी के जानते थे बहुत अच्छा सा। बोला अरे ताई जी का टिकट कौन काटेगा, ताई जी हैं। तो बोले नहीं निश्चिंत होकर जाओ, तो पार्टी का निर्णय है, नहीं कटेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो निर्णय हुआ उसमें उनकी टिकट कट गई, वो भी उनके अच्छे कामों के कारण कट गई। इसकी कद्दावार जो एक कापियाँ का वो चला था, कापी शार्टेज चला था, तो उस समय उन्होंने सब स्टेशनरी मार्ट और सब प्रिंटिंग प्रेस में जो स्टॉक है उसकी चेकिंग की थे, छापे मारा थे। तो भारतीय जनसंघ के भी एक नेता के यहाँ छापा मारा उन्होंने, तो वो विषय बन गया। और उस समय वो निर्णयकर्ता के स्वरूप में थे, तो उन्होंने उसको बदले की भावना से करके कि तुमने मेरे यहाँ छापा मारा है तो तुम्हारी टिकट जो है। अटल जी ने कहा कि राजनीति में कई बार समझौता करना पड़ता है, हर बार समझौता सच्चिदानंद उपासने को क्यों करना पड़ा? नहीं, परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियाँ जो है अब उस समय वातावरण बना कि एक जाति विशेष को टिकट नहीं दी गई तो पूरे प्रदेश में पार्टी का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पर उस जाति बहुल क्षेत्र है प्रदेश में उसका चयन किया गया, तो चयन में यही पाया गया कि यही क्षेत्र है, इसलिए टिकट जो है उसके पीछे कोई दुर्भावना मैं नहीं मानता कि पार्टी की रही होगी, एक अच्छे भावना से कि भाई उसके परिणाम भी आए कि वो जीत के आ गया उस समाज का व्यक्ति जो है। तो ऐसा नहीं मानता मैं कि कोई उस आधार पर टिकट काटी गई थी। आक्रोश था जरूर, कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, मेरा भी काम का। 3-4 दिन आप लोगों ने काफ़ी मैटर दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन तीसरे दिन जब घर गया तो वहाँ कार्यालय गया तो हमारे प्रांत प्रचारक जी ने कहा कि भाई मेरे को लगा था कि तुम इधर उधर हो जाओगे लेकिन तुम तो घर आ गए, तुम आप ही लोगों ने पूछा था, तो मैं कहा भाई जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ, यही जवाब दिया था। क्या बात।
तो ये हम तो वह भावना से हैं कि जो भी है, जो जिसके कर्म उसके साथ, लेकिन अपने कर्म तो पार्टी के साथ है। नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप हर चीज को इतने सकारात्मक तरीके से लेके यहाँ तक बढ़े हैं, पहुंचे हैं। विश्वासघात से भी आपने अपने आप को दो चार होने से आप बचा नहीं पाए। जग जाहिर है, आप बोलेंगे अपने मुंह से, जरूरी नहीं है कि आप एक बार चुनाव भी लड़े, चुनाव में बहुत कम अंतर से आपकी हार हुई और विश्वासघात एक बड़ी वजह उसमें बन के सामने आई थी। निश्चित रूप से वो तो जग जाहिर है कि पार्टी में जिस प्रकार से लोग आए हैं, वो सामान्य रूप से यह होता है कि एक नेतृत्व डेवलप ना हो बराबरी का, ये जो भाव है वो भाव वहाँ तक ले जाता है कि मेरे से आगे नेतृत्व कोई न जाए। इसलिए साम दाम दंड भेद करके जो है कि जो आगे बढ़ने वाला, जिससे भय है, उसको आगे बढ़ा दे। मैं तो मानता हूँ साहब कि जिस वृक्ष में आम है उसी को तो पत्थर मारेंगे लोग, सूखे को क्या मारेंगे। मौजूदा सरकार 2.5 साल से है, कैसे देखते हैं सरकार को आप? संगठन के बड़े वरिष्ठ नेता हैं आप, हर चीज की बड़ी अच्छी गहरी समझ है आपको, कैसे देखते हैं सरकार? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है, हमारा नारा था कि मोदी जी ने जितने भी घोषणाएं की है, जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे, तो पहला संकल्प तो वही था कि उन सबको पूरा करना। और जितने तेजी से विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उस पर अमल करना प्रारंभ किया, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, शौचालयों की बात हो, आवास की बात हो, घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, राशन की बात हो, इन सब बातों को जितनी केंद्र की योजनाएं हैं उस पर बड़ी तेजी से, आखिर वो योजनाएं तो माननीय मोदी जी की तो सारी योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को लेकर जो है उनका पूरा खाका ही तैयार होता है। और उस अनुरूप जितनी योजनाएं हैं उनको तो उन्होंने निश्चित रूप से नीचे तक पहुंचाने का अभी भी उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। फिर जितने प्रदेश सरकार की बातें हैं, प्रदेश की जो घोषणाएं हैं, मैं मानता हूं कि उन घोषणाओं पर बड़ी तेजी से जो है दिखावा नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने देखा कि न वो लबारी मारते हैं न जो है कोई धरातल पर झूठी योजनाएं नहीं उतारते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और बहुत सौम्य तरीके से जो है प्रशासन को चलाना, सरकार को चलाना। आज भी देखिए, कोई उनका भ्रष्टाचार की बात पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पहले के देखिए, प्रारंभ दिन से ही भ्रष्टाचार के मामले आने लगे थे, लेकिन आज 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में इस सरकार के खिलाफ किसी प्रकार के वैसे मामले जो है नहीं आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हों। सत्ता और संगठन के बीच में आप तालमेल देख पा रहे हैं मौजूदा स्थिति, मौजूदा समय को देखते हुए? पूरा तालमेल है सत्ता और संगठन में। जिस प्रकार से बैठकें होती है, जिस प्रकार से सत्ता और संगठन की, अब मंत्रिमंडल की भी बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो उसमें हमारे संगठन मंत्री पवन साय जी, जामवाल जी उपस्थित रहते हैं। सरकार पर नकेल कसने का काम जो है वो संगठन हमेशा करता है। कोई भी गलत है तो यहाँ ये एक ऐसी पार्टी है, विचित्र पार्टी है ये जो है, इसमें एक संगठन मंत्री जो होता है वो संगठन मंत्री, उसकी बात से उसके बिना कोई काम होता नहीं है, और उनके सामने सारे बातें रखनी पड़ती है, सारी बातें उनसे स्वीकृति ली जाती है, तभी जो है चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो। ये एक अद्भुत प्रणाली जो है ये किसी दल में नहीं है। कोई वहाँ तो जूते चल जाए यदि कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के प्रति सम्मान है, उस संगठन मंत्री के प्रति सम्मान है। तो हर कार्यकर्ता पर उसकी नज़र होती है कि कौन सा कार्यकर्ता जिम्मेदारी के पद पर है और क्या कर रहा है, कौन सा कार्यकर्ता जिम्मेदारी के पद पर नहीं है उसको क्या है, और किस कार्यकर्ता की उपयोगिता संगठन में किस जगह पर है, कौन सा पुर्जा कहाँ लगाया जा सकता है, ये उनकी पकड़ होती है। उसके कारण मैं मानता हूँ कि सत्ता पर बहुत बड़ी नकेल जो है संगठन की होती है। हमेशा नजरें जो है संगठन की सत्ता पर रहती ही हैं। लेकिन कार्यकर्ता थोड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं, प्रदेश भर से हम देखते हैं, वीडियो है, पोस्ट है। हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने पार्टी छोड़ दी। एक बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पे भी पदाधिकारी रहा हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बड़े पद पे रहा हो, उसने पार्टी से इस्तीफा दे देना
और एक दिन के भीतर उसे मंजूर कर लेना, ये कहीं आपको अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, देखिए उन्होंने भी इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में इस बात को कहा कि भाई मेरे को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। नहीं, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। कहा उन्होंने कि कोई मेरी उपेक्षा हुई, ये नहीं कहा। अब उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने नेतृत्व से पहले ही बात कर लियो कि मैं इस कारण से दे रहा हूँ, और आगे भी कहा उन्होंने कि आगे समय आएगा तो मैं फिर चुनावी राजनीति में भी आ सकता हूँ, और यानी नाराजगी उन्होंने। बिल्कुल, मैं एक उदाहरण आपको बता कि कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित दिखाई पड़ते, हताश थोड़े से दिखाई पड़ते। तो क्या है, राजनीति में ज्यादा इच्छा पालना भी गलत है कि आप जो है अपने आप का आकलन नहीं करोगे और अपने बारे में चिंतन करोगे कि मैं इस पद के योग्य हूँ, मेरे को नहीं दिया गया, उसको दे दिया गया। तो ये पद देने वाली प्रक्रिया तो आज उसको मिला है, कल आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अति महत्वाकांक्षा राजनीति में घातक होती है। लेकिन बीजेपी ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करती है कि अति महत्वाकांक्षा नहीं, थोड़ी सी धैर्यता बरतनी चाहिए, मानव जीवन में भी बरतना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि साहब कांग्रेस से आए लोगों को आप मंत्री बना देते हैं, दूसरे पार्टी से आए लोगों को मुख्यमंत्री बना देते, तो आपके कार्यकर्ता धैर्य क्यों रखेंगे ऐसे? ये तो जनता ने उनको चुनकर भेजा है। जहां जनता ने चुनकर भेजा है तो पार्टी उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर जनता ने भी तो देखा कि यह कांग्रेस से भाजपा में आया, भाजपा से कांग्रेस में गया, उसके बाद भी चुन कर दिया। तो उसका व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ अच्छा है, इसलिए तो उसको चुना है। तो पार्टी जो है वो उसको अवसर देती है, अवसर देकर उसको मंत्री भी बनाती है, सब कुछ बनाती है, काम करती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आपके घर में कोई मेहमान आता है, कितना भी दुश्मन हो, बैठा लोगे, चाय पिलाओगे, पिलाना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। मौजूदा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कहाँ पे देखते हैं आप? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2.5 साल बाद फिर चुनावी मूड होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, कहाँ देखते कांग्रेस को आप? देखिए, कांग्रेस को मैं मानता हूँ कि कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस के लोगों में निष्ठा नहीं है, कांग्रेस में पदों की होड़ है, कुछ न होने के बाद भी पदों की होड़ है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की। यदि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और इस पार्टी का जीवंत रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे लोगों के हाथ में पार्टी, ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के नीचे तक, उनमें लगता नहीं कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के उद्देश्य को लेकर काम करना और अपने लिए काम करना, स्वांतः सुखाय काम करना, ये अलग अलग दिख जाता है। जिस प्रकार से एक नदी में यदि आप कहें तो एक तरफ पानी थोड़ा गंदा दिखेगा, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये मिलन है नदियों का, तो वहाँ पर आपको अलग से दिख जाएगा। तो वैसे एक स्वच्छ जल दिखता है एक उस प्रकार से। तो यहाँ पर ये दिखता है कि भैया हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। इस कारण कांग्रेस की स्थिति है। चुनाव होने 2028 में क्या आपको नजर आता है मौजूदा स्थिति में, क्यों सरकार ये चाहती है, क्यों पार्टी चाहती है कि पार्टी की सरकार की छवि और बेहतर बने आने वाले समय में? देखिए, हर कोई चाहता है कि, व्यक्ति भी चाहता है कि मैं और आगे एक मकान है तो अच्छा मकान बना लूँ, अर्थ कम कमा तो अर्थ ज़्यादा कमा लूँ। तो वैसे ही राजनीतिक दलों का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है, हम तो शून्य से शिखर तक आए हैं, उस शिखर को और मजबूत करना है, तो उस शिखर को मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की तो स्थिति आज नहीं है कि वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला, जितने राज्यों में आज कांग्रेस है वहाँ पिटती जा रही है। उनको हाथ कटोरा फैलाना पड़ता है टिकटों के लिए, छोटे छोटे दलों पे। तो इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या हो सकती है? जिस पार्टी के एक तरफ तूती बोलती थी, कभी कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तो आज इंदिरा क्या पूरी कांग्रेस का सूर्य अस्त होता जा रहा है। तो ये वो अपने नेतृत्व के कारण, अपने करतूतों के कारण जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के निर्णय ले रही है, एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, तो आज युवा शक्ति कितनी तेजी से काम करेगी, तो इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। जब आपने इंदिरा जी का नाम लिया, इंदिरा जी के शासन में आप आपातकाल में जेल में रहे, कैसा वो दौर था और आज उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? देखिए, उस समय वो तो माने पूरी तरह से सत्ता की जो लालसा थी, आज़ादी के बाद एक तरफा कांग्रेस और एक परिवार का शासन जो है इस देश में था, तो स्वाभाविक रूप से जो सत्ता होती है वो कभी
सत्ता पर बैठा व्यक्ति कभी सत्ता से पदच्युत नहीं होना चाहता। उसमें इतनी और लंबे समय तक शासन करने के बाद एक शासन का जो दम्भ है, घमंड है, वो भी उस पर सवार हो जाता है। और हुआ यही कि न्याय प्रणाली को भी दरकिनार करके कि अदालत का फैसला मेरे को मानना है, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो क्या हूँ, लेकिन अदालत ने फैसला दिया है ना तो मानना है। तो ये भाव नहीं था, इसलिए जो है अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए आपातकाल लगा दिया। 21 महीने हमको तो आशा ही नहीं थी। जब मैं जेल गया, जिस दिन मेरे को कहा कि आपको सत्याग्रह करके जाना है, तो यही बताया गया कि भाई ये मत समझना कि भाई नारे लगा दूंगा तो शाम तक छूट जाऊंगा, ऐसा नहीं। पूरी मानसिकता तैयार करके कि देखो जीवन भर के लिए जेल जाना है, ये मत समझो कि कल छूट जाओगे, परसों छूट जाओगे, जमानत हो जाएगी। ना जमानत होगी, ना कोई वकील लगेगा, ना कोई नहीं होगा। अपना घर को अंतिम रूप से देख लो और चले जाओ जीवन भर के लिए जेल, क्योंकि कोई आशा की किरण थी नहीं, कहीं कोई अदालत में सुनवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, 2 साल परीक्षा देने नहीं मिली। तो वैसे समय में जब कहीं आशा की किरण नहीं थी, एकमात्र नारा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो वैसे समय में उस आपातकाल का मुकाबला करना हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र में किया। 18 वर्ष का ही मैं था, मैट्रिक की परीक्षा पास करके बीकॉम में एडमिशन लिया था। तो वो मन में था कि भाई किस प्रकार से ये चल रहा है देश में, लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। मेरे स्वयं परिवार में 10 बार छापे पड़ रहे हैं, रात बेरात छापे पड़ रहे हैं, सामान को फेंक दिया जा रहा है, माताजी को प्रताड़ित किया जा रहा है, पिताजी को प्रताड़ित किया जा रहा है, 103 डिग्री टेम्परेचर में भाई को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो ये देख कर लगा कि नहीं, इसका प्रतिकार तो करना चाहिए। और उस समय मार्ग दिए कि भाई सत्याग्रह करो। तो फिर हमने तो पढ़ा ही था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब शाखा में पढ़ के मनोमस्तिष्क में था ही अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो वो खून जो है खौलता हुआ दिखा तो और निकल गया सब छोड़कर। तो वैसा उस आपातकाल को हम लोगों ने भोगा है। और आज उसको इसलिए कांग्रेस स्वीकार नहीं करती क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए, सबसे बड़ा कलंक कांग्रेस के लिए, सबसे बड़ा अपराध कांग्रेस के लिए और यही है कि उन्होंने आपातकाल लगाकर देश के करोड़ों लोगों को, परिवारों को, और एक प्रकार से आज तक परिवार उठ नहीं पाए हैं। इस प्रकार की स्थिति में अनेकों लोगों को जानें ले ली, नसबंदी के नाम पर मार दिया गया, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई, सब प्रकार से प्रताड़ित करके जो है वो काला इतिहास, उसको तो कभी नहीं भुलाया जाएगा। कभी जब जब उसका नाम आएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसको इसलिए कांग्रेस जो है, जब जब हम आपातकाल की याद करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, अब जिस दिन भी संविधान हत्या दिवस 25 जून को होगा तो पूरा काला इतिहास, काला चिट्ठा निकलेगा। जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट निकलेगी। उस शाह आयोग की रिपोर्ट को जिसने कांग्रेस ने दबा कर रखा था, उसके एक एक पन्ना, एक एक उसके पैराग्राफ निकलेंगे, एक एक लाइनें निकलेगी। तो उसमें से यही आवाज़ आएगी कि भ्रष्ट था, अत्याचार था, अन्याय था, तानाशाही थी, लोकतंत्र की हत्या थी, संविधान की हत्या थी। यही आवाज़ निकलेगी, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।